बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, 100 अरब डॉलर्स के नुकसान और 70,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियों के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस में तकरीर तक करने का मौका नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से भारत के हक में बात तो की गई, मगर मसला कश्मीर पर एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो सरबराहान हैं उनको तकरीर करने का मौका दिया गया, जबकि दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, डिटेल्स के साथ इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बात करेंगे, बढ़ेंगे तो कुछ जीआईटी से मुताल्लिक बात करेंगे। जीआईटी की तरफ से पहली तहकीकाती किस्त सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत की जानिब से पीटीआई को जीआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट की नकूल फराहम करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। बेंच की सरबराह जस्टिस एजाज अफसल की जीआईटी को 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत, इसके साथ साथ मजीद वक्त ना देने का इंदिया भी दे दिया गया। दूसरी जानिब वजीर दाखिला चौधरी निसार की भी बात करेंगे, जिनका सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक के सामने पेश होने से साफ इनकार। चौधरी निसार ने गुज़िश्ता 4 सालों में सेनेट की दाखिला कमेटी के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। आखिर चौधरी निसार दाखिला कमेटी को अहमियत देने से इतने इनकारी नजर क्यों आ रहे हैं? प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको याद होगा टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मामला हमने इस प्रोग्राम में बात की थी। रेंजर्स की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया उस पर वजीर दाखिला चौधरी निसार का रेंजर्स को एक मरासला भेजा गया और सोसाइटी के दफ्तर और इंतजामिया के अगेंस्ट जो कार्रवाई की गई थी उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसका फॉलोअप भी आज हम आपके सामने डिटेल से रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका के सदर भी डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद है। इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस थी। एक जानिब इस दहशतगर्दी की जंग में हम अहम इत्तेहादी हैं। हमने 70,000 से ज्यादा अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए इस दहशतगर्दी की जंग के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लब कुशाई का एक मौका ना मिला, जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सरबराहान को मौका दिया गया। आखिर क्या रीजन है इसके? ये जो आपने बात की है इसका गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सफारती और सियासी बेइज्जती तो पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स को इतना बड़ा धचका मेरा नहीं ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में लगा है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जनाब हम मुस्लिम उम्मा के वाहिद न्यूक्लियर कंट्री हैं, और ये बताया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि ये नेटो और उम्मा का एक इत्तेहाद होने जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा, और हमारी अहमियत उसमें ये है कि शायद ट्रंप से भी ज़्यादा है कि हम ही चला रहे हैं सारा कुछ। 54 मुल्कों का मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है कि उसको भी हेड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर शायद इतनी उनकी होगी कि शायद ओवर शेडो कर दें वो ट्रंप साहब की वजह से। ये तासुर दिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर कह गए थे कि वहाँ जाके मैं उम्मा के इत्तेहाद की बात करूँगा। ये उनका यहाँ से गवर्नमेंट का ये क्लेम था जाने से पहले। उसके बाद वहाँ जाके पहली बात तो ये कि अमेरिका का जो हमारे लिए जो स्नब है, एक किस्म की जो एक हमारी बेइज्जती हुई है कि ट्रंप साहब ने जो है वहाँ पे हर एक से तकरीबन मीटिंग की है। वहाँ पे कतरी अमीर से भी की है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट से भी की है, कुवैती से भी की है, छोटे छोटे बहरीन वालों से भी शायद की है। उससे ज़्यादा अशरफ गनी से, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से की, और हसीना वाजिद से की, और उनका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट किया। हमारे से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वहाँ जो तकरीरें हुई उसमें दहशतगर्दी के मुतालिक बात हुई, मगर पाकिस्तान जिसने कि सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और हम उसके अंदर हम समझते हैं विक्टिम है, मगर कोई पाकिस्तान की इस रोल की कोई जिक्र भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की नहीं, जिस तरह भी आपने बताया कि इंडिया की तारीफ़ें हुई, हमारा जिक्र ही नहीं आया। उससे ज़्यादा बात यह है कि जो स्पीचेस थी वहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं हुई। अब उसकी तफसील क्लासेस साहब बताएंगे, जो है इनके पास ज़्यादा है, मगर ताजिकिस्तान के सदर की हुई, छोटे छोटे ममालिक की भी स्पीचेस हुई, और उन्होंने जो उम्मा का वो जो बताना था कि अमन का पैगाम, अब ये अमन के पैगाम से तासुर क्या दिया जा रहा था कि हम बड़ा ग्रेजुअली, सबसे ख़तरनाक बात है कि 70 साल से हमारी जो एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो हम बड़ी तेज़ी से ग्रेजुअली वो जो है ना वो बदलती जा रही है।
اور ہم قوم کو نہیں بتا رہے ہیں. پالیسی ہماری یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہم نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہمیشہ بیلنس کیا ہے کہ سعودی عربیہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ہم نے کبھی ان کی آپس کی لڑائی کے اندر نہیں پڑے. اور جب یہ رحیل شریف صاحب جب وہاں جا رہے تھے اور جہاں جو خدشات تھے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں جناب وہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور یہ ہم اس میں نہیں پڑیں گے. تو ان کے پرائم منسٹر کے اس بیان کا کہ امہ کے اتحاد کی بات کریں گے, اس سے مطلب یہ لیا گیا تھا کہ ہمارے جو موقف ہے ایران سے ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم وہ کلیئر کریں گے. وہاں پہ جو ساری تقریریں ہوئی وہ ایران کے خلاف ہوئی. وہاں پہ پرائم منسٹر کا خاموش رہنے سے ایک قسم کا جو ہے یہ اعادہ ایک مان لینا ہے کہ ہم اس پالیسی سے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے ایران کے خلاف, جو کہ ایران شام اور روس ایک طرف ہیں, باقی یہ سارے ایک طرف ہیں لیڈ بائی امریکہ اینڈ سعودی عربیہ, اور ہم اس کے اندر خاموش رہ کے آگے, جس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہ جوائن کر لیا ہے اتحاد. پہلی لاسٹلی صرف یہ کہ جب اس کی ہم وجوہات, کیونکہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کیوں سپیچ نہیں پرائم منسٹر نے کی, جب ہم اس کی وجوہات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں شک بھی ہوتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر کا سعودی عربیہ سے جو تعلق ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ان کا خاندانی کاروبار ختم ہوتا ہے اور کہاں سے قومی مفاد شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑی بلرڈ لائنز ہیں کہ ذاتی خود کسی کو خوش کیا جا رہا ہے یا قومی مفاد کی وجہ سے کیا رہا ہے. اور لاسٹلی جو ہے آخری کسر اس میں یہ رہ گئی کہ اکرم شیخ صاحب کو ساتھ لے کے گئے ہیں, جس سے کہ یہ تاثر اٹھتا ہے کہ جناب یہ جو پینما کا کیس چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو شاید وہ ان کے وکیل رہے ہیں تو اس کے جو پورے کرنے ہیں کاغذی کاروائی اور تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اس کا کوئی جواب نہیں نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کلاس صاحب ایک جو یہ تاثر یہاں سے جانے سے پہلے دیا گیا تھا کہ یہ کانفرنس ہوگی اور ہم ہی ہم ہوں گے, جیسا سے عامر صاحب نے بات کی, مگر ایک تقریر تک کرنے کا موقع نہ ملنا, کیا سمجھتے ہیں اس کے بہائنڈ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب ہیں, میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ فائل کی ہے وہاں سے تھوڑا سا, کیونکہ جو بندہ وہ کہتے ہیں ایٹ سپاٹ موجود تھے اور بھی صحافی گئے ہیں تو اس میں سلیم بخاری صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو اپنے اخبار کو رپورٹ بھیجی ہے جو ہم نے ابھی کاپی نکال کے پڑھی ہے, اٹس اے ہاریبل سٹوری. اور بخاری صاحب بڑے ریزنیبل اور بڑے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے جیسا کوئی تھوڑا سا ہو جس نے بیٹھ کے کوئی اپنے وہ کہتے ہیں نا خواہش کو خبر بنا دیا, وہ ایسے بندے بھی نہیں ہیں اور وہ بڑے عرصے سے اس میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں کور کر رہے ہیں. انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں تو اٹس اے ہاریبل, میں اس سے زیادہ کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ٹی وی پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب یہاں سے جہاز سے وہ گئے, وہ 2.5 گھنٹے تک جہاز میں ان کو تقریر تیار کرائی جاتی رہی ہے. یہ سلیم بخاری صاحب نے وہاں سے رپورٹ بھیجی ہے جو ساتھ تھے وزیر اعظم صاحب کے جہاز میں باقیوں کے ساتھ. 2.5 گھنٹے تک وہ کہتے ہیں کہ جو پرواز تھی اس میں 2.5 گھنٹے تک اپنے کامریڈز کے ساتھ بیٹھ کے تقریر انہوں نے کی ہے. ان کا خیال تھا کہ ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور سربراہی کانفرنس میں اپنی تقریر کریں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا دردناک پہلو یہ بھی تھا مشیر خارجہ سرتاج عزیز, اور نہ ہی کوئی دوسرا ذمہ دار فارن آفس کا بندہ موجود تھا جو یہ بتا سکتا کہ وزیر اعظم کو آپ نے اس کو خطاب کی, ان کو موقع کیوں نہیں دیا. سو انہوں نے بالکل ٹوٹل جیسے کہہ رہے ہیں نا اس کو اگنور کیا ہے. اور آخری میں ان کے الفاظ بتا دو, لمبی سٹوری ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے مایوسی بھرا اور بڑا خطرناک دن تھا. یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں جرنلسٹ کے طور پر کہ ہم جتنے لوگ گئے ہوئے تھے ہمارے لیے یہ بہت ایک خوفناک دن تھا, مایوسی بھرا دن تھا. اور کانفرنس سینٹر سے ہر کوئی بوجھل دل کے ساتھ اپنے ہوٹل واپس گیا. یہ ان صحافی کی, ایک سینئر صحافی کا ایک رپورٹ ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ اس دورے کی کوریج میں ساتھ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم اس پہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا ہے. لیکن میرے خیال نے بریک لینی ہے. میں واپس آ کے ایک ڈیولز ایڈوکیٹ آؤٹ سائڈ بھی دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اس الائنس میں شامل نہ ہوتے تو ہمارے پاس کیا آپشن تھے. ہمارے یہاں عامر متین صاحب کے ساتھ بڑی عزت احترام کے ساتھ ہم 1 سیکنڈ لگاتے ہیں آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی ہم ہی ہم ہیں. دنیا کے مطلب نیٹو کو ایک سائڈ پہ لگا لیں, 34-35 مسلمان ملک ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا بلاک بنا سکتے ہیں. اس پہ ذرا میں بالکل ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. تصویر کا دوسرا رخ بھی کلاس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور جو ایران کو تنہا کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب, ایران کے
खास तौर पर तनहा करने के मशवरे से मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन आपने कहा है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी आप हमारे सामने रखेंगे, वो क्या है? मैं मतलब मेरी अर्जा सराई करना चाह रहे हैं, डट के करें। आपको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, जालिम हुक्मरान और जाबिर हुक्मरान के मुंह पे ही बात करना कलमा हक होता है, तो मेरा दिल चाह रहा है आपके मुंह पे ही कह दिया वो जरा सारी मैं गुस्ताखियां आज मुंह पे ही कर रहा हूँ आपके साथ। आपको पता है, अगर सऊदी अरेबिया पे हमारी बड़ी एक उस पर तनकीद रहती है और बहुत सारी चीज़ें को वैलिड रहती है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी हमने देखी है, ये मतलब मिलिटेंसी, पाकिस्तान में देख लें, मदारस को सपोर्ट, सेक्टेरियनिज्म, ईरान पे भी वो इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ईरानियन ने जो उनके स्कूल ऑफ थाट को सपोर्ट करते थे उन्होंने उनको फंडिंग की है, और सऊदीज ने अपने स्कूल ऑफ थाट को की है अपनी प्राक्सी, अल्लाह के फजल से दोनों ने, अरब हो अजम हो, अपना उन्होंने जो गुस्सा था ना पाकिस्तान जैसे ये बख्शू टाइप हम जो लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर निकाला है। दोनों ने हमारे साथ रियायत नहीं की, यहाँ पे दोनों ने अपने अपने ग्रुप्स को डट के उनको सपोर्ट भी किया और सारा बैलेंस हमने देखा है जितने वहाँ पे हमारे यहाँ चीज़ें हुई। हैविंग सेड ऑल दिस, हमारे पास क्या ऑप्शन थे? हम सऊदी अरेबिया गए हैं। दुनिया में हम ये चाहते हैं हम कौन से इसके साथ अपने आप को अपना अलायंस बनाएं? इतने बड़ा अलायंस अगर बन रहा है, सपोज वो ईरान के खिलाफ सपोजली बन रहा है, तो क्या हम अपने आप को इसमें से हम बाहर रख सकते थे? ये जितने बड़े मुल्क हैं, आप अमेरिका के बगैर आप ये ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत को भी हमने फतह करना है। भारत को फतह करने के लिए आपको अमेरिका से असला चाहिए, या तो आप एक काम करें भारत के साथ दोस्ती कर लें, तल्लुकात ठीक कर लें, आप बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको दुनिया से असला बम तोपे लेने के लिए भी किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमने 1000 साल बकौल भुट्टो साहब के इंडिया से जंग भी लड़नी है। इंडिया से जंग लड़ने के लिए फिर ये बड़ा जरूरी है कि आपकी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर जो मुल्क हैं जो पैसा देते हैं मुफ्त में, आपको कोई माल पानी दे देते हैं, कुछ आपको डॉलर दे देते हैं, फिर आपको उनका डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर रीजन में या तो दोस्तियां कर लें, रीजन में आपने दोस्तियां हमने नहीं करनी फॉर एनी रीजन, आइडियोलॉजिकल रीजन है, बॉर्डर रीजन है, बला बला हमारी उसके इज्जत नफ्स के मसाइल हैं, जो भी कह लें, फिर आपको इन लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये जहन में रखें। दूसरी बात ये, जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिकन के लिए, जो आपने भी अपने इंटरव्यू में पढ़ा, हमने 60,000 बंदे मरवा दिए, हमने बड़ी कुर्बानियां दी। अमेरिकन से बात करें, उनका काउंटर नैरेटिव सुन लें, उनको भाई साहब आपने मुफ्त में किया हमारे लिए, आपने पिछले उस 15 सालों में ये मेरे ख्याल 32 अरब डॉलर्स अमेरिकन ने दिए हैं, 32 अरब डॉलर्स आपको दिए हैं जंग लड़ने के लिए। ये फ्री लंच नहीं कराया था अमेरिकन को, वेदर वो लाइक देम और हेट देम, वो काम करवाते हैं, आपको पैसे देते हैं। ये चाइना आपको लोन दे रहा है, बाकी दुनिया से हम उनसे कर्जे लेते हैं, अगर ये आपसे काम ले रहे होते हैं ये अमेरिकन, आपको पैसे देते हैं। जनरल जिया ने जंग लड़ी उनकी, उन्होंने इनको पैसे दिए, आपको F-16 भी दिए, आपको उन्होंने आके, आपको याद होगा कांग्रेस के जरिए माल भी खिलाया, पैसे भी दिए, $4 बिलियन का एक पैकेज था, मुझे याद है। जंग खत्म हुई, वहां का थैंक यू वेरी मच जी, हमने आपको पैसे देने थे, कंट्रैक्ट खत्म, नो यू में गो। हम नाराज होकर देखें जी, हम तल्लुकात को समझते हैं जाती दोस्ती, जैसे आमिर मतीन साहब की मेरी है, हम एक दूसरे खफा हो जाएंगे, मैं आया था आप उठ के नहीं मिलेगा, आपने मुझे सही तरीके से हाथ नहीं, ओ देखा मैंने आपके लिए फलां वक्त ये किया था, आप ये नहीं। दुनिया के ऐसे इस तरह नहीं चलते होते, आपको अपने मफादात को लेकर चलना पड़ता है। अभी सऊदी अरेबिया वाली बात देख लें, अमेरिका में इस बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि उन्होंने इज्जत नहीं दी। वो कैसी इज्जत देते? जिस मुल्क का उनका कैदी था, जो बादशाह सलामत का कैदी था, उन्होंने क्या इज्जत बड़ी दी है। जो सबसे बड़ा क्लेम उन्होंने कहा ट्रंप के साथ और सऊदी फरमारवाब ने उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बहुत बड़ी बात है। नरम जोशी से पता नहीं कैसे मिलाते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब हमें भी तो अपने गिरबान में जरा देखना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए। जिस मुल्क के वो बादशाह के तौर के बादशाह के शाही कैदी रहे हों, वो कैदी अपने कोई उसको आपका ख्याल इज्जत देगा? वो उन्होंने नहीं देनी थी। ये पर्सनल फेवर जैसे आमिर कह रहा था, ये फिर करते क्या है, ये कतर हो, सऊदीज हो, दीगर हो, उनके साथ जाती दोस्तियां बना लेते हैं। तुर्की के हुक्मरान हो, जाती दोस्ती बना लेंगे, वो फिर आप कारोबार हुकूमत तो कर नहीं रहे। उन्हें पता होता है कि इनको पर्सनल फेवर चाहिए, इनको अपने मुल्क के लिए नहीं चाहिए फेवर, इसलिए वो इनको साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं इस बात पे मैं डिफेंड करूंगा कि हमारी हुकूमत का ये फैसला यहां तक ठीक था कि आपको इसी अलायंस के साथ ही खड़ा होना चाहिए। आप उसके अमेरिका के खिलाफ या इस अलायंस के खिलाफ कौन से दुनिया के मुल्क हैं? इस वक्त 2 मुल्क हैं मेन, एक ईरान है कि जो अगेन अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, दूसरा आपका शुमाली कोरिया है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ये जनाब के, हम तो ये 34 मुल्कों के अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते, ये 50 जो भी है, हम तो ईरान और हम नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े होंगे और हम डट के अमेरिका से लड़ेंगे। आपकी ईरानियन, आपको इकॉनमी का पता है, और ईरानियन ने जाके फिर वही डील की न्यूक्लियर पे, उनकी तो अपनी इकॉनमी तबाह हुई थी। उनका जो अगर उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले सबसे बड़ी वीक है। जो मुल्क यहाँ कर्जों पे चल रहा हो, 26 अरब डॉलर के करीब इसाक डार सब 4 सालों में कर्जा ले रहे हैं, मोटरवे आपने गिरवी रख दियो, एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रख दियो, दुनिया के महंगे तरीन यूरो बॉन्ड आप लेके आए हो। हर हफ्ते आप उस अमेरिका के उस सफीर से मुलाकातें इसाक डार साहब कर रहे थे, हमारा कोलेशन सपोर्ट फंड करें। हम चाह रहे थे नहीं जनाब, हमें डट जाना चाहिए था, अमेरिका के आगे भी, सऊदीज के आगे भी, और पूरा का पूरा जो अलायंस हमें डट जाना चाहिए था। हम ये बात लोगों को बुरी लगेगी, हम मान लें, बेहतर ये होगा हम अपने उसमें रहें,
अपने जहां पे हैं। और जहां तक ईरानियन से हमारी मोहब्बत है वो बिल्कुल है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान को इनिशियल डेज में, लेकिन अभी उसकी ईरानियन आर्मी चीफ की जो थ्रेट है उस पे तो पाकिस्तान से कोई मतलब किसी तबके का रिएक्शन नहीं है, और उन्होंने वी विल अटैक इनसाइड पाकिस्तान, हार्ट परसूट करेंगे। सो पाकिस्तान को हमारे यहाँ से एक छोटी सी बात आमिर साहब, हमारे यहाँ हमने जरूरत से ज्यादा अपने आप को ना हमने अपनी वो रख ली, इन्फ्लेटेड ईगो रख ली है। सही हम समझते हैं कि दुनिया के हर चीज पे हम अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते कि इंडिया के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ, तो इंडियन के साथ आप ये देखें, अगर उन्हें सऊदी, अगर उसने आके अमेरिकन ने उसका जिक्र किया है इंडिया का, तो ये बताएं जो आज ये कह रहे हैं ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, तो ईरानियन तो इंडिया के साथ ज्यादा उनकी दोस्ती भी है, और जो रीजनल जो अलायंस बना है तो उसमें ईरान, अफगानिस्तान और उसमें इंडिया है। अगर ट्रंप इंपॉर्टेंस देता है इंडिया को तो ईरान भी तो इंपॉर्टेंस देता, सऊदी अरेबिया नहीं देता, सऊदी अरेबिया इंडिया किए थे, इन्होंने उनके साथ डील्स की हैं, यूएई ने जाके 70-72 अरब डॉलर्स की डील की हैं। सो दुनिया चलती है मफादात पे, हम हर बात पे अपने आप को मुस्लिम भाई बना के, मुस्लिम उम्मा बना के पूरे पाकिस्तान को एक जुशीली एक कहानी सुना के कि जी 200 दुनिया के मुल्क हैं, हमारे साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। भाई साहब आपके साथ ट्रीटमेंट वही हो रहा है जो आप उसको डिजर्व करते हैं। मुझे वुसअतुल्लाह खान साहब का कॉलम याद आ रहा है, वो बख्शू वाला, हम तो बख्शू हैं भाई, दुनिया भर से हम पैसे लेके आते हैं, भीखे लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं, उनसे मिन्नत तरला करके आते हैं, इकोनॉमी आपकी जा रही, 4 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट गिर गए, रेमिटेंसेस गिर गए, अब ट्रेड गैप आपका बढ़ गया, लोन आप पे बढ़ गए, और लेकिन हम कहते हैं दुनिया को हमने लीड करना था, आपने हमें वहां खड़े होकर हमें सलूट क्यों नहीं किया? यानी कि हम तो इस पोजीशन हम पैसे लेते हैं, अगर जंगें लड़े हैं हमने किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए, हमने पैसे लिए हैं, डॉलर्स लिए हैं, ऐसे 200 अरब डॉलर की बात नहीं होती, बात स्विस अकाउंट्स में हमारे पहुंचे हुए हैं, दुनिया आपको पैसे देती है। ठीक है, अभी ब्रेक पे जाएंगे, मुस्लिम ममालिक के मुफाद के ऊपर भी बात करना चाहूंगी आमिर साहब कि हमारे मुस्लिम ममालिक के मुफाद में आखिर क्या है ईरान से मुतालिक। मैं पहले जरा क्लास साहब की बात का जवाब दूं, मुस्लिम ममालिक ही के मुतालिक बात कर रहा हूँ, आप जो है उसी से रेलिवेंट है, पर मैं शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि क्योंकि जीरो सम गेम तो नहीं है कि एक के साथ ये कोई बच्चों की खेल है कि एक से नाराज़ होकर दूसरे से कर लेना है। ऑफ कोर्स हमने कोई अमेरिका से दुश्मनी जैसे गिवन सिचुएशन में उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ईरान के साथ भी रखने हैं, जैसे भी हालातों एक बैलेंस आउट तो हमने करना है, और सऊदी अरेबिया से तो बिल्कुल ही रखने हैं। यही डिप्लोमेसी होता है कि आप अपने मफादात में जितने मुल्कों से जिस तरह का बना के जब रखें, कई दफ़ा मगर यहाँ पे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाती है कि ज़ीरो सम गेम बनानी पड़ जाती है। मगर ये फैसला, अगर इतने बड़े फैसले पाकिस्तान ने इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करना था, तो फिर मेरा ख्याल है उसके लिए ज़रूरत है कि फिर आप एक लंबी डिबेट करवा लेते, बता भी देते, पार्लियामेंट भी डिबेट करवा दे। भुट्टो साहब ने जब शिमला में गए थे 71 का वाक़या हो चुका हुआ था, इतना था, उसके बावजूद एक मेजर शिफ्ट, मेजर फैसला था, पार्लियामेंट को इख्तियार लेके कि जनाब ये मैं करने जा रहा हूँ, मुझे आपका इख्तियार है, हालांकि उनकी अपोजिशन से इससे भी ज़्यादा दुश्मनी थी, तो इन्होंने तो किसी को नहीं बताया। और जो मुझे शक पड़ रहा है, जो खतरनाक बात है कि वहाँ स्पीच इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे जो हमने बैलेंसिंग एक्ट करना था, जिसमें हमने कहना था कि जनाब हम सऊदी अरेबिया साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी अमेरिका से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान हमारा हमसाया है, तो वो जो सारा मूड टेम्पो बना हुआ था समिट का, वो ख़राब हो जाना था कि ईरान के एक बैलेंस्ड किस्म की स्पीच आने से। तो हमें मेरा ख्याल शायद ये कन्वे किया गया है, ये इंप्रेशन चल रहा है कि जनाब फिर अगर ये तकरीर करनी है तो इससे बेहतर है आप ना करें। अगर इनको अंदाजा होना चाहिए था कि ऐसी सिचुएशन है, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल था इससे बचने का, ना जाने का। ये ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है कि आप गए हैं, आपने स्पीच भी नहीं की, आपकी कोई अगर जरूरी नहीं है ट्रंप से मुलाकात, बाकी मुलाकात कोई एजेंडा तो होना चाहिए था पाकिस्तान का। बाहर हम अपनी जितनी जैसी कैसी भी जितनी भी हमारी वक़्त है इतनी कम नहीं है मेरा ख्याल, जितनी आपने थोड़ी सी बताई, बख्शू जरूर बना लिया है, इतनी कम नहीं है जितनी आपने बता दी है। दूसरी, ये इनका क्लेम था कि हमने पाकिस्तान को सुपर पावर बना लिया और हम ये तस्कीर करने जा रहे हैं। उस क्लेम्स के बाद जो है और उम्मा को बताने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये बेइज्जती हो तो फिर हमें गिला रह जाता है। आप हमारे दावों को सीरियस ले लेते हैं तो आपका कसूर है, हमारा तो नहीं है। चले इसके साथ ही फिर मैं ब्रेक पे अब चलती हूँ। अब छोटी सी ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे पैनामा के केस के हवाले से भी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से पहली तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता 4 सालों से आखिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार सब सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक के सामने पेश होने से मुसलसल इनकारी क्यों है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे आमिर साहब, GIT की जो तहकीकाती रिपोर्ट आज पहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश